कि मोलल क्वथनांक उन्नयन में दो शब्द होते हैं। क्या बोले? मोलल क्वथनांक उन्नयन में दो शब्द होते हैं। अब सालनी से एक्सटर्नल बोले कि मोलल क्वथनांक उन्नयन समझा दो हमको, तो सालनी बोली कि सर इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। देखो, पहली चीज़ है मोलल क्वथनांक उन्नयन। मोलल क्वथनांक उन्नयन, तो मोलल क्वथनांक उन्नयन को टेम्परेचर बोलते हैं बॉइलिंग वाला। टेम्परेचर कौन सा वाला? बॉइलिंग वाला टेम्परेचर को बोलते हैं बी फॉर बॉइलिंग। बी फॉर बॉइलिंग। तो क्या किया सालनी ने कि मान लो कि पानी ही घर में गर्म कर रही है और पानी गर्म हो रहा है 100 की भाप से। कितनी की भाप से? 100 की भाप से गर्म हो रहा है। अब उसमें मटर मिला दे तो मटर मिलाने की वजह से पानी थोड़ी लेट गर्म होगा, लेट उबलेगा। क्या? तो वो लेट उबलेगा तो 100 की जगह पता चले 120 डिग्री सेल्सियस में उबले। अब टेम्परेचर की बात हो रही, ना कि दाब। अब दाब नहीं बोला जा रहा। क्या? हाँ, तो दाब नहीं बोला जा रहा, बोला जा रहा है क्या? क्वथनांक में उन्नयन। देखो, तो टेम्परेचर पहले 100 की स्पीड में पानी उबल रहा था। क्या बोले? टेम्परेचर कितना था पहले? 100 का, बगैर अकेले उबलने की वजह से। तो सालनी क्या की कि पानी लेके फ्लास्क में गर्म करने लगी, तो 100 की स्पीड से पानी उबल रहा था। फिर अचानक उसमें ग्लूकोज मिला दिया। देखो यहाँ, अचानक क्या मिला दिया उसने? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जैसे ही मिलाया तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और जैसे ही उसने मिलाया तो वो थोड़ा सा धीमा गया। चाय खूब गर्म हो रही है पर अचानक चाय पत्ती थोड़ा डाल दो तो थोड़ा और आँच धीमा, वो थोड़ा धीमा जाता है, जल्दी उबाल उसका कम हो जाता है। उबाल उसका क्या हो जाता है? कम। तो सेम 100 के डिग्री टेम्परेचर उबल रहा था पर थोड़ा सा वो उबाल उसका कम हो गया। जैसे ग्लूकोज मिला ही सालनी तो पता चला कि फिर थर्मामीटर लगाए तो 100 में ही है पर उबल नहीं रहा था, क्योंकि उसमें क्या मिला थी? तो उसने ग्लूकोज। 100 डिग्री तक गर्म था, पानी खूब गर्म है पर उबल नहीं रहा था। हाँ, तो जैसे उसने ग्लूकोज मिलाया तो क्या देखती है कि ये 120 जब थर्मामीटर बताने लगा तब जाके उसका पानी उबला, क्योंकि उसमें क्या मिला दिया था इसने? ग्लूकोज। बिल्कुल। अब 120 में उबला तो क्वथनांक जो है बॉयल होने की क्रिया जो है वो क्या हो गई? थोड़ी बढ़ गई। बॉयल होने की क्रिया क्या हो गई? तो T1 से T2 घट के बताया जा रहा है, इसको डेल्टा T बोलते हैं। उल्टा घटेगा, T2 से T1 में घट रहा है तो 20 का वृद्धि हुई है। क्या हुई है? T से T1 इसको 20 की वृद्धि बोलते हैं। तो ये ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर बॉइलिंग। तो इसको बॉइलिंग वाला टेम्परेचर कहा जाता है। कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग वाला टेम्परेचर कहा जाता है। इसको TB से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? TB से। तो बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब एक्सटर्नल बोले सालनी से कि घर के उदाहरण बताओ, तो बोले कि घर में जैसे मटर डाल दिए, चावल डाल दिए तो वो टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा सा लेट पकने लगता है। तो वही क्रिया है क्वथनांक में उन्नयन। अब बोले कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है? तो बोले कि क्वथनांक उन्नयन में एक स्थिरांक की जरूरत पड़ा करती है। के। क्या बोले? के की जरूरत पड़ती है। उस क्वथनांक उन्नयन को उसमें बी लगा दें अगर तो वो कहला गया क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या? उसी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक में एक स्थिरांक की जरूरत पड़ा करती है, उसको बॉइलिंग वाला स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बॉइलिंग वाला स्थिरांक। तो इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ऐसो क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसको बोलते हैं मोलल क्वथनांक में उन्नयन। इसको बोलते क्या? मोलल क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक। क्या बोलते हैं उसको? मोलल क्वथनांक में उन्नयन। इसको बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक। अब सालनी के बाद वो पहुँचे अदिति से बोले, अदिति मोलल हिमांक अवनमन क्या है? मोलल हिमांक में हाँ, मोलल हिमांक में अवनमन क्या चीज़ है? किससे बोले? अदिति से बोले। तो अदिति से बोले मोलल हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हो? तो मोलल हिमांक में अवनमन और एक होता है मोलल। एक्सटर्नल बोले अदिति से कि मोलल
हिमांक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। तो अदिति बोली कि सर किसी चीज़ को अगर हम गर्म कर रहे थे तो वो क्वथनांक कहलाता है, पर उसी वस्तु को या कोई दूसरा पदार्थ को अगर हम फ्रिज में रखें, गर्म करें, हिम बनाएं, बर्फ बनाएं, तो उसके टेम्परेचर में घट जाना, उसके टेम्परेचर में क्या हो जाने, घटने की क्रिया क्या कहलाती है, हिमांक में अवनमन। पानी को फ्रिज में रखेंगे तो 0 डिग्री में ठंडा होता है, क्या 0 डिग्री में ठंडा होता है, पर पानी में दूध मिला के अगर फ्रिज में रख दें तो थोड़ी लेट जमेगा, पानी जम जाएगा जल्दी, पानी जम जाएगा जल्दी। लेकिन अगर पानी में क्या मिला दें, मिलावट कर दें, दूध मिला दें, तो फ्रिज में रखोगे तो थोड़ा लेट कुल्फी जमती है। तो पहले वाला टेम्परेचर में दूसरा टेम्परेचर कम ही कर दिया, बढ़िया है कि घटिया, घटा है टेम्परेचर, तो घटने की वजह से अब इस बार पहले का टेम्परेचर से बाद वाला टेम्परेचर मान लो वो 0 की जगह 5 में ठंडा हुआ है, ठीक है, -5 में डिग्री में बनता है। तो इस बार जो टेम्परेचर था 5 की क्या हुई है, कमी, 5 की क्या हुई है, कमी। तो इसको बोलते हैं मोलल हिमांक में अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या बोलते हैं, डेल्टा TF को बोलते हैं। इसको बोलते हैं मोलल हिमांक में अवनमन, क्या बोलते हैं इसको, मोलल हिमांक में अवनमन। तो अवनमन शब्द है इसलिए त्रिभुज लगाना पड़ता है, क्या, मोलल हिमांक भर को बोलते हैं TB, मोलल क्वथनांक को बोलते हैं TB, अब मोलल क्वथनांक उन्नयन को बोलते हैं डेल्टा TB, क्या, मोलल क्वथनांक को TB, अब मोलल हिमांक को TF, पर इसमें उन्नयन शब्द लगाओगे त्रिभुज लगा के बोलना पड़ेगा। अगर उन्नयन बोलोगे त्रिभुज लगाना, उन्नयन ना बोलोगे त्रिभुज ना लगाना। इसमें भी अवनमन लगेगा तो त्रिभुज भी बोलना होगा, अवनमन ना बोलोगे तो त्रिभुज नहीं बोलना है। मोलल हिमांक को TF कहते हैं, अमोलल हिमांक अवनमन को क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। अब फिर अदिति से पूछे कि अमोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, तो बोले कि जब इसका सवाल किया जाता है तो एक स्थिरांक इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं K और F, क्या बोलते हैं इसको, K और F। तो इसको कहलाता है क्या, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, क्या बोलते हैं इसको, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो 3 चीज़ें हमने समझाया अभी, एक होता है मोलल क्वथनांक, क्या है लिखा ये, मोलल क्वथनांक बॉइलिंग टेम्परेचर, और एक होता है मोलल हिमांक, ये मोलल क्वथनांक है, ये मोलल स्थिरांक है। ये क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन, और ये क्या है, मोलल हिमांक उन्नयन। अब अवनमन, ये क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्या नाम इसका, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये क्या है, मोलल हिमांक अवनमन, सॉरी, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये उन्नयन शब्द है, ये अवनमन, ठीक है, वही है, थोड़ा सा भ्रम है इसमें। तो अदिति से बोले कि इनके व्यंजक बताओ, तो पलक से जब बोले कि इनकी परिभाषा शुद्ध समझाओ, तो पलक बोली जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाए, कौन बता रहा है ऐसा, पलक बता रही कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए। कंचन से बोले, कंचन तुम इसकी परिभाषा बताओ, तो कंचन बोली जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाए, वो भी बोल रही वही, अब वो भी वही बोल रही है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए, और वो कह रही है कि जब किसी विलायक में विलेय मिलाया जाए, तो जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाए तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाए, यदि वृद्धि, इस वाले में क्या बोलना है, क्वथनांक में क्या हो जाए, वृद्धि। और कंचन बोल रही है हिमांक वाले के लिए कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो उसके हिमांक में क्या हो जाती है, कमी। तो मिलाए गए विलेय के कारण होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं, डेल्टा TB, और डेल्टा TB। और कंचन से बोले
कि क्या बोलेंगे इसको, तो बोली कि डेल्टा TF बोलते हैं इसको। जब किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में होने वाली कमी, उसके हिमांक में होने वाली कमी उसके अणुभार के, उसके विलायक के अणुभार के, विलेय के अणुभार के, विलेय क्या था, मटर है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, एसीटोन है, जो विलेय मिलाया गया है अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या के, कौन बोल रहा है ऐसा, पलक। क्या बोल रही है, पलक बोल रही है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि बोल दिए, उन्नयन बोल दिए, एक ही बात, चाहे वृद्धि बोलर जाए चाहे उन्नयन, तो होने वाली वृद्धि उसके विलेय के मोलों की संख्या के, क्या, विलेय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब मिलाते जाओ तो और थोड़ा लेट उबलेगा भाई, पानी में और दूध मिलाते जाओ तो थोड़ा लेट उबलेगा। जितना ज़्यादा कोई चीज़ मिलाओगे उतना उसमें कमी बढ़ोतरी होगी। अगर मटर मिलाओगे तो उतना ज़्यादा उसके में वृद्धि घटोतरी होगी। तो वो बोल रही है, परिभाषा कौन सुना रहा है, पलक, कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि उसके विलेय के मोलों की संख्या की, उसके विलेय क्या चीज़ है, मटर है, पानी दूध है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, एस्टोन है, तो मोनो उस विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या प्रपोजनल होता है। अब कंचन से पूछे, कंचन इसको तुम बताओ, तो कंचन बोली जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में होने वाली कमी, उसके विलेय के मोलों की संख्या के, वही चीज़ वहाँ भी बोलना है, वही चीज़ यहाँ बोलना है, मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल, हाँ, होने वाले मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अदिति से किससे पूछे, अदिति से पूछते रहे, पलक से बोली कि उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक्सटर्नल बोले पलक से, इसके आगे बोलो, तो एक्सटर्नल से बोली पलक कि सर ये समानुपाती अगर हटाएं तो ये बराबर नहीं होता। क्या, जब ये निशान हटाते हैं तो ये बराबर नहीं होता, क्योंकि ये उसकी रफ्तार 5 अणु मिला है, यहाँ 50 टेम्परेचर है, यहाँ 20 अणु मिला है तो यहाँ 30 टेम्परेचर है, इसलिए 50-20 कभी एक दूसरे बराबर हो सकता है, तो ये वाला इसके बराबर कभी नहीं होता। तो वो भी बताई, कौन, कंचन बताई कि ये भी इसके बराबर कभी नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर भाई 50 होगा, उधर 3 अणु मिला तो 50-30 के बराबर होता है। यहाँ 78 लिखा है, वहाँ 80 लिखा है, भाई वो अणु है, टेम्परेचर है, बराबर नहीं होता। तो बोली पलक कि सर इसमें एक नियतांक लिखना पड़ता है के, और कंचन भी बोली सर इसमें भी एक नियतांक लिखना पड़ता है के। तो बोली कि इसके को क्या बोलते हैं, तो बोली कि इसको बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। कंचन से बोले, कंचन इसको क्या बोलते हैं, तो कंचन बोली सर इसको मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो पलक से पूछे कि मोलल शब्द कहे बोलती हूँ बार बार, तो बोली सर इसमें 6022 महासंख्य इतने कण अगर आ जाएं, कितने, 6022 महासंख्य इतने कण आ जाएं तो इसको बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं इसको, मोल शब्द से बोलना पड़ता है। तो बोले कि कंचन से, कंचन तुम्हारे में मोलल शब्द इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, तो कंचन बोली सर इसमें भी वही क्रिया है, इसमें भी वही क्रिया होती है कि मोलल शब्द क्योंकि उतने अणु होंगे। तो इसमें एक सवाल ये तैयार हुआ, इसमें एक सवाल ये तैयार हुआ। अब बोले अविनाश से कि अविनाश इनका व्यंजक बना दो। क्या, इनका व्यंजक बना दो। तो बोला अविनाश सर इसी के आगे एक स्टेप और जोड़ने पर इसके सवाल बन जाते हैं। क्या बोले, इसके आगे एक और परिस्थिति के कुछ सवाल जोड़ दें तो क्या बन जाते हैं, सवाल बन जाते हैं। तो वो बोले कि कौन से सवाल हैं, तो बोले कि अणुभार निकालने का सवाल।
कौन सा? अणुभार निकालने का सवाल। तो अणुभार कैसे निकालता है? 11वीं क्लास में मूललता वाला जो सूत्र हुआ करता था उसका इसे मान रखना है। फिर श्री राम से भी पूछे कि श्री राम मूलल हिमांक का सवाल फिर कैसे बनता है? तो बोला सर उसमें भी वही अणुभार ये निकालना पड़ता है m, और उसमें रख देंगे तो उसका व्यंजक बन जाता है। तो इसको 1.5 पेज इसको पढ़ेंगे, 1.5 पेज इसको पढ़ेंगे, इसका भी ग्राफ पढ़ेंगे, इसका भी ग्राफ पढ़ेंगे कल। ना बचपन से सुन रहे हो, पर कुछ नए नए गीतकार हैं। एक कुमार गंधर्व नाम के राइटर है। क्या? एक कुमार गंधर्व नाम के राइटर हैं, एक भारती बंधु नाम के राइटर हैं, एक प्रहलाद सिंह टिपाड़िया नाम के राइटर हैं। ये जो राइटर हैं, ये कवि जो हैं, इन गायकों के द्वारा लिखी गई कविताएं, चाहे वो ऑडियो के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में, चाहे टेक्स्ट के रूप में, जिस रूप में उपलब्ध हो, इसको ढूंढिए और एक दिन ढोलक मंजीरा लाकर और इसको आप भगवान का भजन करिए और इनको पाठ्य पुस्तक लयबद्ध करिए और 15 अगस्त में, 26 जनवरी में इनको गाइए। है परमात्मा को पाना है। देखो भगवान कहीं मिलेगा ना होए, हमको कह दिया जाता है कि वो मोहल्ला ना जाए, उन तो भूत बारात पेड़ पास, तो विश्वास कर लेते हो। और कह दिया जाता है कि भगवान है मंदिर में, तो विश्वास नहीं करते हो। कोई कह दिया कोई कह दिया कि उस पेड़ पास न जाना, उस गली से न जाना, भूत रहते हैं, तो विश्वास कर लेते हो। अंधेरे में न जाना, विश्वास। कोई कह दे कि कोई कह दे, हाँ कोई कह दे कि मंदिर में भगवान है, तो विश्वास नहीं करते हो। भूत को विश्वास जल्दी कर लेते हो, अब भगवान का विश्वास नहीं करते हो। तो परमात्मा को पाना है, जिसको परमात्मा को पाना है, भगवान को पाना है, तो कवि का क्या कहना है? मोह न करो, माया न करो, अज्ञानता न करो, पाखंड माने दिखावा न करो, झूठा न बोलो, इन सब बुराइयों से बचो। इन सब बुराइयों से बचोगे तब जाके तुम्हारे अंदर ईश्वर का तुमसे इंटरव्यू हो पाएगा। ईश्वर का तुमसे क्या होगा? इंटरव्यू, साक्षात्कार हो पाएगा। तुम साक्षात्कार माने सामना होगा। भगवान कहीं मिलते ना हो कि तुम्हें कृष्ण जी खड़े हुए बांसुरी लेके, गई अक्ष बगल में खड़ी, कुछ ऐसे मिलते ना हो। एकदम ईश्वर ऐसा लगे जब तुम्हारे ऐसे काम, तुम्हारे काम कोई बिगड़ रहा हो, अचानक बन जाए, तो जान लेना कि भगवान तुम्हारे साथ है। अगर तुमको सुनो 99% काम तुम्हारा जब बिल्कुल बंद हो जाता है, नहीं हो रहा, पर अचानक कोई शक्ति तुमको उस काम को अपने आप क्या कर देती है? सही, तो जान लेना कि ईश्वर तुम्हारे साथ बिल्कुल 100% साथ दे रहे हैं। बस तुमको वो क्या कर देते हैं? अंत तक तुम्हारा वो सोचते हैं कि बता तो अपने से पहले कुछ कर। भगवान का कहना है कि पहले तक कुछ कर, भगवान पीछे लगे। तुम कुछ किसी चीज़ में जब तुम बहुत बुरे परेशान रहते हो, तो अचानक लगेगा कि बस एंड होने वाला है, पर भगवान दभर बचा देते, एंड खत्म कर देते, है ना। तो जान लेना कि वो शक्ति तुमको पक्का है साथ दे रही है। तो साक्षात्कार तुम्हारा भगवान का हो गया। एक तो बहुत बड़ा जनरल नॉलेज है, सत्यजीत राय। सुनो, हमारे भारत में इतनी सारी फिल्म बनती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये संजय लीला भंसाली, हम सोचते हैं रोहित शेट्टी, ये जो आज हम सुनते हैं, सुनो हम इन लोगों से भी अच्छे इतने ज़्यादा हुए हमारे यहाँ भारत में डायरेक्टर कि 1 नंबर की फिल्में वो लोग बनाते रहे। ठीक है, जैसे रोहित शेट्टी, संजय लीला भंसाली, टीवी इतना ऐड आता है कि तुम इनको बस अच्छा समझते हो, लेकिन बाहुबली एक बना के रख दिया है। कौन? SS राजा मौली। उसी ने बनाया था मगधीरा, उसी ने बनाया है मक्खी, उसी ने बनाया है मक्खी, उसी ने बनाया है मगधीरा, उसी ने बनाया है बाहुबली 1, उसी ने बनाया है बाहुबली 2, और उसी ने लिखा है बजरंगी भाईजान की कहानी, उसके बाप ने लिखा है। तो इन ऐसे डायरेक्टर हुए हैं हमारे भारत में कि 1 नंबर के, तमिल साइड के। तो कलकत्ता के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे सत्यजीत राय। सचमुच की बात है, अच्छी सही घटना है। एक जीके तुम पढ़ोगे, हमारे भारत में सर्वप्रथम फिल्म को ऑस्कर मिलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो पाथेर पांचाली एक नाम से फिल्म बनी थी। यूट्यूब में तुम सर्च करोगे तो बांग्ला भाषा में ये फिल्म बनी है। यूट्यूब में करीब 2-2.5 घंटे की एक फिल्म है। उसमें ये जैसे वो नाटक आता रहा, वो वाला जिसमें बंगाली ड्रेस पहनती हैं लड़की, औरतें साड़ी इस साइड से करती हैं, हाँ, जिसमें निका वगैरह रोल बनता था। तो बड़ा सा बिंदी लगाती हैं, तो उन लोग साड़ी का इधर से पल्ला नहीं करती, वैसे घुमा के हाँ करती हैं।
पता वो दंगल में चला है कि फिल्मों को बंगाली फिल्में कहा जाता है। तो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए थे हर्षित, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए थे सत्यजीत राय। आज से करीब 70-75 सालों की बात हो रही है। तो वो कलकत्ता के रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाया था, उसका नाम रखे थे पाथेर पांचाली, और उसी को ही हिंदी भाषा में वो फिल्म जब बनी थी तो उसका नाम विलास गीते हिंदी भाषा में डब की गई है। जब वो फिल्म यूट्यूब में जब सर्च करोगे तो वो फिल्म किस नाम से मिलेगी? विलास गीते। ये बंगला भाषा में मिलेगी। बंगाली ये बाबू मुशाह ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ये बंगाली वर्ड आए, जनगणमन अधिनायक जय सब बंगाली वर्ड आए, वंदे मातरम बंगाली शब्द आए पूरे जितने हैं। ये हिंदी नहीं है, ये हिंदी नहीं है। तो तो सुनो, वो डायरेक्टर जो थे उनको फिल्म की शूटिंग करना था, उनके पास पैसा भी नहीं था और फिल्म बनाना था। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि वो कलकत्ता में रहते रहे, कलकत्ता में वो रहते रहे, और उनको एक छोटे से बच्चे की ज़रूरत थी और एक लड़की की ज़रूरत थी दुर्गा नाम से। क्या? 2 भाई बहनों की कहानी दिखाना था, ट्रेन का सीन लेना था। तो जब वो सोचे कि कोई लड़का मिल जाए, तो ऐसा करते करते कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था। तो जो सत्यजीत राय थे वो अपने छत में घूम रहे थे, तो उनकी पत्नी बैठी थी। तो पत्नी ने बोला कि देखिए वो दूसरे छत में कोई लड़का घूम रहा है, इस लड़के को काम में ले लीजिए, लड़का बढ़िया है, अच्छा रोल करेगा। तो उस 6 साल के लड़के को काम में वो ले लिए। लेने के बाद वो उसको शूटिंग में, अब जैसे ही उन्होंने सोचा कि अप्पू नाम का लड़का हमको चाहिए। समाचार में, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हो गई कि कोई लड़का मिल जाए, समाचार में एडवर्टाइज दे दिए। पर अप्पू नाम का लड़का और दुर्गा नाम की उसकी बहन और एक कुत्ते को भी लेना था, जिसका नाम क्या रखना था कुत्ते का? बताओ। तो भोलू नाम के कुत्ते की आवश्यकता थी। सुनो, तो जब मिल नहीं रहे थे तो छत में वो बैठे थे, उनकी पत्नी बैठी थी। छत में कौन बैठी थी? उनकी पत्नी। और जब उनकी पत्नी बैठी थी तो वो बोली कि छत में वो लड़का खेल रहा है, तो बोली उसका क्या नाम है? तो वो बोले कि उसका नाम जो है, तो उनकी जो वो थी पत्नी, वो छत में बोली कि आपको परेशान ना होइए, लड़का अगर नहीं मिल रहा है तो ये छत में लड़का खेल रहा है, इस लड़के को ले लीजिए। तो बोले कि इस लड़के का क्या नाम है? तो वो बोले कि इस लड़के का नाम क्या है? सुबीर बनर्जी। क्या नाम है इसका? तो बोली कि वो पत्नी पूछी इसको क्या नाम देंगे? बोले इसको अप्पू नाम से शूटिंग करानी है। अब बोली कि इसकी बहन के लिए क्या लेंगे? तो बोली बहन के लिए दुर्गा एक लड़की मिल गई है और उसमें रेलगाड़ी का सीन करना है। क्या करना है? रेलगाड़ी का सीन करना है। वो लोग कलकत्ता से चल दिए, करीब 100 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ा, 70 मील, लगभग 100 किलोमीटर जहाँ तक होगा, ठीक, 80-90 किलोमीटर होगा। तो वो चले गए और जब वहाँ पहुँचे कलकत्ता से, जैसे अपने यहाँ माने कलकत्ता से मैंने अपने यहाँ सिंगौड़ी से उमरिया जो 75 किलोमीटर है, कितना है? बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल जबलपुर 150 लगभग। तो हाँ, तो कटनी से आना जाना कर लो, इतनी दूर उनको जाना पड़ा है। उस गांव का नाम था पालसिट नाम का गांव। क्या नाम था? एक सीन शूटिंग करनी थी, ट्रेन को आना है और दोनों भाई बहन चिल्लाते जाएंगे और शूटिंग होगी, ठीक है। अच्छा, और उसमें ये भी बताया गया कि एक कुत्ता भी दिखाना है उनका, छोटा सा, साथ में दौड़ेगा, पर उनके पास पैसा नहीं था कि कुत्ता खरीद लाएं कहीं से कि वो बढ़िया अच्छा दिखाए। तो उनके कुत्ता ना होने के चलते उन्होंने एक ऐसे ही किसी कुत्ते को पकड़ लिए, किसी की सड़ा मरा कुत्ते को वो पकड़ लिए, और उस उनके पैसे का अभाव था, ठीक है। और उस कुत्ते की शूटिंग तो वो कर लिए। जब उस कुत्ते की शूटिंग कर लिए तो जब 6 महीने बाद वो दोबारा अधूरी शूटिंग हो गई थी, उनके पास जितना बजट रहता रहा उसकी शूटिंग कर लेते थे। शूटिंग में थोड़ी है कि कैमरा चालू की शूटिंग हो गई, उसमें क्या रहता है, शोर ना हो चाहिए, साइड में कोई चिल्लाए ना। जैसे मैं रिकॉर्डिंग अगर करूँ, अगर 4 लोग कुछ हुड़ हुड़ चिल्लाओगे तो रिकॉर्डिंग सही ना कहलाएगी, बार बार रीटेक करना पड़ता है। तो ऐसे ही 1 बार करो, 2 बार करो, आज गड़बड़ हो गया, उसमें 1000 शब्दों का डायलॉग है, अगर 1000 शब्द में अगर 10 डायलॉग हो पाए हैं तो फिर से वो सीन को एडिट करना पड़ेगा, फिर दोबारा दौड़ाना पड़ेगा, दोबारा शूटिंग, दोबारा। तो आज एक शूटिंग हुई, कल शूटिंग हुई, दिक्कत है। ईसा को कहते हैं कि वाष्पशील पदार्थ का क्या मतलब है? तो वो बोली कि अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है, भाप बन के उड़ेगी, तो उसको कहेंगे वाष्पशील।
अगर भाप बन के नहीं उड़ेगी तो उसको कहेंगे अवाष्पशील। अगर भाप बन के उड़ेगी तो कहेंगे वाष्पशील। अब भाप बन के ना उड़ेगी तो क्या कहा जाएगा? अवाष्पशील। तो मनीषा क्या की कि एक बीकर में कोई द्रव गर्म कर रही थी, है ना? गरम मान लो, हाँ, तो मान लो कि बीकर में कोई द्रव गर्म कर रही थी और सपना अपने घर में कुकर में पानी गर्म कर रही थी, ठीक है। अब उसके बाद उसने कोई वाष्पशील कण उसमें मिला दिया मनीषा ने। एक्सटर्नल बोले कि कोई कण मिला लो, तो वो उसमें ग्लूकोज अगर मिलाएंगे तो अवाष्पशील कहलाएगा, ग्लूकोज मिलाएंगे तो अवाष्पशील कहलाएगा। और वाष्पशील का मतलब भाप जरूर बने। जैसे कपूर जो होता है वो क्या बनाती है? भाप बनाती है ना? तो क्या की सपना कि अपने घर में क्या की कि मिला ली उसमें झंडू बाम मिला दी पानी में, झंडू बाम या विक्स मिला ली पानी में। और जब गर्म करेंगे तो उसकी क्या बनेगी? भाप। किसकी भाप बनेगी? हाँ, जय गुरुदेव। तो पानी की भाप बनेगी तो वो वाष्पशील अणु कहला गया। क्या कहला गया? तो सपना जो गर्म कर रही थी वाष्पशील कहला गया। और मान लो कि उसमें मनीषा को एक्सटर्नल कहा कि तुम भी कुछ मिला लो, तो मनीषा ने क्या किया? उसमें एसीटोन मिला लिया। क्या मिला लिया? एसीटोन मिला ले, बेंजीन मिला ले, कोई ऐसी चीज़ मिलाए जो वाष्पशील हो। क्या हो? वाष्पशील। तो इसने भी मिला लिया। अब सर बोले इससे मनीषा से कि इनका अणुभार निकालना है, जो वाष्पशील कण हुआ है उसका अणुभार चाहिए। तो मनीषा बोली इसके निकालने के लिए 3 विधियां हैं। क्या? 3 विधियां हैं। तो वो बोली कौन सी? वो बोले सर की कौन सी? तो मनीषा बोली कि वाष्प दाब में अवनमन एक विधि होती है कि वाष्प में क्या कमी हो जाएगी। जब ये लोग पानी भर गर्म करेंगे, सपना कुकर में पानी भर गर्म कर रही है तो पानी मान लो 100 की स्पीड से गर्म हो रहा है, हाँ, मटर डालेंगे तो क्या कहलाएगा? अवाष्पशील का एग्जाम्पल था। इसका एग्जाम्पल था मटर, अवाष्पशील। ये वाष्पशील बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वाष्पशील, जो वाष्प बन के उड़े, वाष्प बन के उड़े। तो मान लो कुकर में सपना कोई चीज़ गर्म कर रही थी पानी भर, तो पानी भर जब गर्म कर रही थी पानी की स्पीड 100 थी। पानी की स्पीड कितनी थी? 100। तो ये P0 का मान लो 100 निकला। अब इसमें मटर मिलाई थी या मटर की तरह है झंडू बाम मिला दी है, तो इसके वाष्प में थोड़ी कुछ कमी आएगी कुछ समय के लिए, तो 100 की जगह 90 हो जाए तो सॉल्यूशन का प्रेशर बोलते हैं उसको, विलयन का प्रेशर बोलते हैं। तो मान लो 100 की जगह कितना हो गया? 90। तो ये वाष्प में शीलता में आ गई कमी। क्या आ गई? वाष्पशीलता में कमी। तो मनीषा भी उसमें मिलाई थी एसीटोन या बेंजीन मिलाई है मान लो, तो उसके भी वाष्प में क्या आ गई? कमी। तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब में कमी। क्या बोलते हैं इसको? वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो ये कौन बता रही है? कौन? मनीषा एक्सटर्नल से। अणुभार को निकालने की पहली विधि है वाष्प दाब में कमी। ये कौन सी विधि है? वाष्प दाब में अवनमन विधि इसको बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन, माने घटोत्तरी होने को पहली विधि हमको पता चल गई, वाष्प दाब में अवनमन। तो एक्सटर्नल बोले कि इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो वो बोली इससे अणु का भार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अणु का भार। अणु का भार। फिर दोबारा पूछा एक्सटर्नल ने मनीषा से कि दूसरी विधि कौन सी है? तो वो बोली कि यदि किसी चीज़ को मिलाने से वो जल्दी जल्दी उबलने लगे, यदि जैसे खाना जब नहीं पकता है तो ऊपर से क्या मिला देते हैं? मीठा सोडा मिला देते हैं, तो वो थोड़ी जल्दी पकने लगता है ना? तो मान लो कि जब ये गर्म कर रही थी सपना, तो उसमें खाना बना रही थी, मटर पक रहा था, उसमें ऊपर से क्या मिला दी? मीठा सोडा, जल्दी पकने लगे। तो वाष्प, हाँ, नमक डाल दी, जल्दी गल जाती कोई चीज़। तो वाष्प दाब में क्या हो गई? उन्नयन हो जाता है। उन्नयन माने उठ जाए, उन्नयन, हाँ, उन्नयन माने उठ जाना, उन्नयन माने बढ़ जाना। तो वाष्प दाब और ज़्यादा बनने लगे। तो एक होता है वाष्प दाब में अवनमन, तो एक उन्नयन
और एक होता है वाष्पदाब में अवनमन। तो दो चीज़ें होती हैं। तो मनीषा सर से बोली सर एक दूसरी मेथड है कि वाष्पदाब में उन्नयन हो जाए। फिर एक्सटर्नल बोले कि तीसरी विधि क्या है, वो बोली कि फ्रिज में कोई चीज़ हम रखें, फ्रिज में कोई चीज़ रखें और रखने से उसमें बर्फ़ जब जम रहा है तो वो कमी आ जाए, हिमांक में क्या आ जाए, कमी। हिम माने बर्फ़, हिम माने बर्फ़, हिम होना माने बर्फ़ होना। तो फ्रीजर में रखने के लिए कोई चीज़ थोड़ा सा जल्दी और जम जाए क्या, तो ये हिमांक में वृद्धि हो गई। क्या हो गई, हिमांक में वृद्धि। और कम का उल्टा चलता है, उसमें ऋणात्मक की वजह से टेम्परेचर घटने को ठंडा बोलते हैं। क्या, प्लस में होगा तो गर्मी बढ़ती है, माइनस में होता है तो ठंडी होती है। तो जीरो में बर्फ़ जमता है और एक बोल दिए तो कुछ गर्मी आ गई, दो बोल दी डिग्री तो और गर्मी बढ़ गई। अभी जो है करीब 15-20 टेम्परेचर होगा, 20-22-25 होगा। ठंडी अगर लग रही है तो 15-20-22 में टेम्परेचर आ गया है। जो खूब धूप आ जाती है तो 35 में, 30 में, 40 में, 45 में, जब खूब मतलब अंदर बैठने तक जब बिल्कुल घुटन घुटन महसूस हो, पसीना पसीना होने लगता है, पंखा चल रहा है तो हवा भी महसूस नहीं होती, तब वो 45 पहुंच जाता है। जब मतलब और घर तपने लगे, बिल्कुल घुटन और महाघुटन होने लगे तो 45-50 हो जाएगा। तो हाँ, तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जब तुम शरीर में जब अति बुखार जब तुमको शरीर में आ गई तब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुखार है तो 104 पहुँच जाता है। तो तुम्हारा शरीर जो है 104-105 पहुँच जाता है। और तवा इतना गर्म हो जाता है कि 250 से 300 तवा गर्म हो जाता होगा। पानी जो है 100 में उबलता है, लोहा कहाँ से दिखाए कि उबल रहा हूँ। वो लोहे के कण थोड़ा टाइम लेंगे, ज़्यादा कठोर हैं इसलिए। हिमांक में कमी को क्या बोलते हैं, हिमांक की अवनमन विधि। तो मनीषा ने उसको बताया, सर को बताया कि सर ये 3 विधियां हैं। एक्सटर्नल को बोला कि अणुभार निकालने की 3 विधियां हैं। तो पूछे कि अणुभार को क्या बोलते हैं, तो वो बोले अणुभार को मास कहते हैं, MASS मास। क्या बोलते हैं, MASS मास। और अणुभार को अणुओं के वजन को बोला जाता है। किसके वजन को, तो वो बोले द्रव्यमान क्या चीज़ है, एक चीज़ होती है द्रव्यमान, एक चीज़ होता है भार। एक केमिस्ट्री में 2 शब्द यूज होते हैं, द्रव्यमान और भार। दोनों हैं एक ही चीज़, पर हल्का सा थोड़ा सा क्या है इनमें एक फ़र्क है। कि जैसे तुम्हारे वजन को अगर तौलें तो तुम अगर अभी मान लो कि 60 किलो के निकलो और तुम अंतरिक्ष में तौलेंगे, पता चले तुम 10 किलो के निकलो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ नहीं है, कम हो जाए। बिल्कुल। तो गुरुत्व का जोड़ जो रहता है उसको बोलते हैं भार। गुरुत्व सहित वजन जब बताया जाए तो क्या बोलते हैं उसको, भार। और गुरुत्व के बगैर बताया जाए तो असली वजन तुम्हारा 10 होगा। क्या, असली वजन क्या होगा तुम्हारा, 10 किलो होगे, 12 किलो, 15 किलो, जो भी 20 किलो हो। पर ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर क्या रहता है, वो टेम्परेचर कहते हैं, वजन ज़्यादा बताता है। तो एक होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। हम लोग बोल देंगे तौल दिया वजन कितना है, भार कितना है, तो वो गुरुत्वाकर्षण जुड़ा है। अब बगैर लेकिन असली तुम्हारे अंदर के अणुओं का जो वजन है वो अंतरिक्ष में बता रहा है केवल, तो वो अणु भार है। ठीक है, या उसी को हम यहाँ भार, द्रव्यमान 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है, पर यहाँ भार बोलते हैं और उसको अणुभार या द्रव्यमान को बोलते हैं। द्रव्यमान और अणुभार एक ही चीज़ है। क्या, द्रव्यमान और अणुभार एक ही चीज़ है। तो उसको MASS मास कहा जाता है। ठीक है, और उसको W से व्यक्त करते हैं। तो एक्सटर्नल बोले कि इसके लिए कोई बताओ विधि, तो वो बोली कि सर इसमें एक हिमांक की अनुमान विधि होती है और एक किसकी विधि होती है, क्वथनांक की उन्नयन विधि होती है। तो 2 विधियों के द्वारा हम इनके व्यंजक को पढ़ सकते हैं। तो 2 विधियां हम पढ़ेंगे। एक विधि है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और उसी से हम पता करेंगे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और उसी में जोड़े देता तो हो गया है, डिलीवरी हो गई है। लेकिन
लेकिन बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत हो रही है, उसको खरीदा दूध पिलाना पड़ रहा है। तो वो पलक बोली कि और तुम अपना माँ का दूध नहीं पिलाती? तो बोली कि जबकि वो तो पौष्टिक दूध होता है, केवल उसी को पिलाना चाहिए तो बच्चा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो पलक बोली कि उसके लिए तुम्हारे सीने में स्तन ग्रंथि जो होंगी वो एक्टिव नहीं है। क्या एक्टिव नहीं है? तो वो औरत बोली कि स्तन ग्रंथि क्या चीज़ है? रात का रिकॉर्डिंग चालू है, देखो देखो। तो वो बोली कि स्तन ग्रंथि तुम्हारे शरीर में एक्टिव नहीं है। तो वो औरत बोली कि ये क्या चीज़ है? तो वो बोली कि हर स्तनधारी के स्तन ग्रंथि होती ही है। ये प्रमुख अभिलक्षण गुण है। तो वो औरत बोली कि स्तन ग्रंथि कैसी क्या चीज़ है? तो पलक बोली कि अभी तुम्हारे सीने का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तुम्हारे सीने में पूर्ण विकास नहीं हुआ है। तो वो बोली औरत कि कब होगा? तो वो बोली कि तुम्हारे सीने में ऊतक अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं, तुम्हारे सीने में ऊतक इकट्ठा नहीं हुए हैं, तुम्हारे सीने में जो उभार है वो अभी आया नहीं है। वसा की वजह से आता है। ये किसकी वजह से? वसा और ऊतक ये आते हैं। स्त्रियों के सीने को उरोज भी बोलते हैं। उर माने होता है हृदय, उर माने हृदय, और उरोज माने स्त्रियों का सीना। उरोज माने स्त्रियों का सीना होता है, उरोज कहते हैं। जो कल बताया। हाँ, स्त्रियों के सीने को हिंदी में उरोज भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अब वो बोली औरत कि बच्चे को तो दूध पिलाना है, तो वो तो है, निपल तो है, चूचक तो है। तो वो बोली कि उसके लिए कितने उसमें अंदर ग्रंथि होनी चाहिए? तो बोली कि जो ये सीने में जो नोक निकली, स्त्रियों के जो सीने में नोक रहती है, चूचक जो रहते हैं, उनके अंदर 15 से 20 और नसें जुड़ी रहती हैं। 15 से 20 और नसें, हाँ, ऐसे दाने दाने होते हैं किनारे किनारे। वो 15 से 20 दाने होते हैं वहाँ पास। कितने? 15 से 20 पालियाँ, लोब या दाने होते हैं जो उनको वो जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? स्त्रियों के उभार के लिए। स्त्रियों के सीने में उस जगह पर बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है। अगर उस जगह स्त्री के स्पर्श किया जाए और जो वो रहती है नीचे वाला भाग जो रहता है वेजाइना, वहाँ और ऊपर उन्हीं सीने में स्त्रियों के बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है। पुरुषों के जो ऊपर की जो सुपाड़ी वाला भाग रहता है वो बहुत उत्तेजित वाला भाग है, और स्त्रियों के सीने में जो चूचक रहते हैं वो, और नीचे का भाग, उनमें ज़्यादा स्पर्श करने से वो उत्तेजित होती हैं, उनके मन में काम भावना जाग जाती है। अब वो औरत पूछी कि स्त्रियों के जो ये चूचक रहता है उसमें कितनी ग्रंथियाँ काम करती हैं? तो ये बोली कि उसमें अगल बगल 15 से 20 गठाने होती हैं, छोटी छोटी डॉट डॉट होते हैं। तो वो ग्रंथिल ऊतक होते हैं 15 से 20, उनको लोब भी कहा जाता है। और हाँ, वहाँ कोशिकाओं के गुच्छा के रूप में वो रहती हैं, खूब सारी कोशिकाएं उस जगह इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पास दाने दाने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दाने। तो वो बोली कि उनसे क्या फ़ायदा है? तो बोली कि जब कालापन पड़ जाए, मतलब दुग्ध स्रावित होने वाला है, माने वो दूध पिलाने की क्षमता आ गई है। उन्हें कूपिका भी कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? कूपिका या कुएं कहा जाता है। कूपिका या कुएं। कूपिका माने कुआं, कूपिका माने, तो वो छोटे छोटे कुएं यहाँ हैं, छोटी छोटी होती है, इसलिए कूप माने कुआं होता है, और कूपिका माने कुएं से भी छोटे, तो इसलिए कूपिका कहते हैं। और उनके अंदर वो पूछी औरत कि उनके अंदर क्या होते हैं? तो वो बोली कि दुग्ध स्रावी कोशिका होती हैं उस जगह पे। क्या होती हैं? तो उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? औरत पूछी। तो पलक बोली कि उन कोशिकाओं को एपिथेलियल कोशिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? अब वो पूछी कि वो कहाँ इकट्ठा होती हैं? तो वो बोली कि सारी नसें, देखो 1 2 3 4 ऐसा करके वो वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं जिस जगह पर। हाँ, तो उसको गोहिका बोलते हैं, कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी। और वही कैविटी वो बड़ी वाली जो चूचक में जाके जुड़ जाती हैं। बड़ी वाली चूचक में कूपिका स्तन नलिका में खुलती हैं, और कभी कभी इतना वो बहने लगता है कि औरतों के सीने में गीला हो जाता है। क्या? उस हिस्से में क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। और ऐसे ऐसे दवाइयाँ आती हैं कि जब दुग्ध स्रावित नहीं होता तो दवाई कराने से फिर दूध क्षमता आने लगती है। एक लड़की थी कई सालों पहले विदेशों में, वो अपना दूध बेचती हैं, सीने का दूध बेचती हैं, और ऑनलाइन बिकता है दूध, माँ का दूध नहीं है, वो पिलाते हैं अपने बच्चों को। जिस कुछ औरतें हैं अपना शरीर सुंदर तब ख़राब नहीं करना चाहती,
कुछ हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी वगैरह विदेशों में अपने बच्चे को जन्म नहीं देती अपने शरीर से। वो क्या करती हैं कि ऑनलाइन दूध खरीदती हैं। तो वो जो दूसरी औरतें रहती हैं अपने लड़कियां पढ़ाई करने वाली लड़कियां अपने सीने का दूध निकाल कर बाकायदा ऑनलाइन बेचती हैं, सेल करती हैं। तो वो बेचती हैं। एक लड़की थी, आज से 8 साल पुरानी बात है, उसने अपना कौमार्य बेचा था कि सेक्स कर लो तो पैसा देना, ऑनलाइन बेचा था। तो फिर अपनी फीस जमा की थी। वो कौमार्य बेच के उसने अपना वो दिया था, स्कूल की फीस 5-6 लाख जो रही है तो उसने दिया था। कभी नेट में सर्च किया कर, जो बताया करता हूँ, पुरानी न्यूज़ है, ज़्यादा मैंने पुरानी भी नहीं है, 7-8 साल के अंदर की न्यूज़ है। तो वो अपना कौमार्य बेची थी। कौमार्य मतलब होता है शादी के पहले वाले जो लक्षण होता है उसको कौमार्य कहते हैं। उसे बेच दिया सेक्स करने के लिए। तो उन ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? कूपिकाएँ। वहाँ कहाँ इकट्ठा होती हैं? स्तन नलिकाओं में। और वहाँ क्या रहता है कि मेमोरी जब इकट्ठा हो जाती हैं तो औरत पूछेगी क्या बोलते हैं उसको, तो वो बोली उसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेमोरी डक्ट। स्तन वाहिनी बोलते हैं। स्तन में स्तन की नसों को क्या बोलते हैं? स्तन वाहिनी। अब वो औरत बोली कि जब ये मांस इकट्ठा हो जाता है मेमोरी डक्ट में तो तब क्या बोलते हैं? तो बोली इसको तुम्बिका बोलते हैं, स्तन तुम्बिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तन तुम्बिका बोलते हैं। तो वो औरत पूछी कि किससे जुड़ी हैं? वो बोली कि अरे उसी से तो जुड़ी हैं जो दूध वाली नसें हैं, लैक्टिफेरस डक्ट नाम की, जो जितनी मांस की गुच्छे वहाँ जुड़ जाती हैं, वहाँ जाके वो जुड़ जाते हैं। फिर वो चूचक वाला जो छेद रहता है उसी से बच्चा माँ का दूध उसी भाग से पीता है और वही भाग में दूध क्या आ जाता है? बाहर। तो ये देखो, बाहर से माँ का सीना ऐसा दिखता है, बाहर से माँ का सीना ऐसा दिखता है। और ये जगह में इसके इधर को अगर इधर की चमड़ी छील दी जाती तो ऐसा दिखेगा। इधर की चमड़ी छील दे माँ के तो ऐसा दिखने लगेगा। हाँ, ये सारी गुच्छे जो दिख रहे हैं तो ये माँ का सीना है। तो इधर का छील के बता रहा है, इधर का बिना छीले समझा रहा है। क्या? इधर का छील की जो इतनी मांस के जो ग्रंथि लोब कहलाती हैं, LOB, ये जो गठानी खूब सारी हैं लोग, यहाँ दूध माँ का इकट्ठा हो जाता है। माँ का दूध क्या हो जाता है? इन जगहों पर इकट्ठा हो जाता है। और इसी भाग से एक ज़्यादा टाइट ब्रा वगैरह नहीं पहनाई जाती। डॉक्टर मना करते हैं कि ज़्यादा टाइट ब्रा नहीं पहनना, नहीं तो यहाँ ये क्या होता है, फिर माँ का वाला लक्षण वो कमज़ोर पड़ता है। माँ वाला लक्षण क्या पड़ता है? कमज़ोर पड़ता है। ठीक है, चलो। बकेली वाली औरत थी, वो बोली अंतःस्रावी कार्य के अतिरिक्त अपरा के कौन कौन से कार्य हैं। वो औरत जब अपनी बिटिया भी को लेके आई तो वो औरत जब बड़ी हो गई, उसकी बिटिया भी बड़ी हो गई मान लो, तो अब उसके पीरियड होने वाले हैं तो वो लेके आई अपनी बिटिया को। क्या? अपनी बिटिया को लेके आई। अब वो सास बन गई। अब क्या बन गई? वो सास। अब वो नानी बन गई। अब उसकी बिटिया भी क्या है? शादी लायक हो गई है। तो वो बोली कि उसकी बिटिया के पीरियड शुरू हो गए हैं। उस बिटिया के क्या शुरू हो गए? पीरियड। तो उसके मादक ऋतु या कि ऋतुस्राव या कि पीरियड या कि आर्तव चक्र या कि रजोधर्म रजोगुण वो वाले लक्षण आ गए हैं। तो वो बोली कि अब उसकी बिटिया की शादी करना है। तो वो शादी कर दी। शादी करने के बाद वो क्या हो गई है? प्रेग्नेंट। उसकी बिटिया प्रेग्नेंट हो गई मान लो। अब अपनी बिटिया को लेके आ रही डॉक्टर के पास। तो पलक के पास जब पहुंची तो पलक से पूछी कि ना डॉक्टर साहब ये प्रेग्नेंट हो गई है उसकी बिटिया, तो उसके पेट में तो पलक बोली कि ये काम मैं नहीं करती। अब जो है अदिति नाम की डॉक्टर ये काम करती है, वो अभी कर रही है। मैं डॉक्टर वाला काम छोड़ दी हूँ, तो अब अदिति को दिखवा लो। तो अदिति के पास ले गई। तो अदिति नाम की डॉक्टर बोली कि तुम्हारी बिटिया चार लोग कुछ हुड़ चिल्लाओगे तो रिकॉर्डिंग सही ना कहलाएगी, बार बार रिटेक करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक बार करो, 2 बार करो, आज गड़बड़ हो गया। उसमें 1000 शब्दों का डायलॉग है। अगर 1000 शब्द में अगर 10 डायलॉग हो पाए हैं तो फिर से वो सीन को एडिट करना पड़ेगा, फिर दोबारा दौड़ाना पड़ेगा, दोबारा शूटिंग दोबारा। तो आज एक शूटिंग हुई, कल शूटिंग हुई। सीन 1 घंटे का बनाना है पर 15 दिन शूटिंग करना पड़ सकता है। क्या? हाँ, अब सूर्य को उजेला का शूटिंग करना है, पतला दोपहर हो जाए तो कहाँ शूटिंग फिर हो पाएगी। तो सेम यही कंडीशन हुई। 6 महीने बीत गए और जब दोबारा वो 6 महीने बाद उस गांव में पहुँचे
एक गांव था वहीं पास, बोडाल नाम का गांव था। जब वो वहाँ पास पहुँचे, वो कुत्ता तब तक मर गया था, वो पुराना वाला कुत्ता। अब वो कुत्ता उनका पर्सनल कुत्ता होता तो उनके पास रहता, उनके घर में रहता, पता रहता कि कौन सा कुत्ता है। तो वो गली में कहीं पकड़े थे कुत्ता, उसी की शूटिंग कर लिए। अब जब 6 महीने बाद आए तो वो कुत्ता कहाँ जाए, गुम गया। तो वो क्या किए कि फिर वो दूसरा कुत्ता ढूंढे, तब जाके उनका काम हुआ। अब एक तो मिठाई वाले की शूटिंग करना था, क्या श्रीनिवास नाम के किसी दुकानदार की शूटिंग तो कर लिए, श्रीनिवास नाम के किसी मिठाई वाले दुकान की शूटिंग तो कर लिए। अब जब दोबारा आए तो पता लगे कि वो आदमी मर गया था। तो अब जब वो आदमी मर गया तो उस आदमी की जगह अब दूसरा आदमी कहाँ से लाएं, और दूसरा आदमी दिखाएंगे तो लोग जब फिल्म बनेगी तो कैसे जानेंगे कि वही आदमी है। तो जब कोई फिल्म से छूट जाता है या मर जाता है बीच में, तो उसकी जगह दूसरी कहानी जोड़ देते हैं कि अब उसका चेहरा बदल गया, अब उसकी जल गया, नई कहानी जोड़ देते हैं। तो वो नई कहानियों में ऐसे ही किया जाता है। जब कोई कहानी छोड़ देता है बीच में ना, जब कोई बीच में कहानी छोड़ देता है, दूसरे नाटक में काम करने लगे कुछ समय के लिए, तो दूसरे कहानी जब देखो ज़्यादा रोल जब नहीं रहता, किसी एक्टर का जब ज़्यादा रोल नहीं रहता तो उसको दे देते हैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी, तो वो दूसरे नाटक की शूटिंग करने लगे। पर कभी कभी वो लोग शूटिंग छोड़ देते हैं। जैसे जो महादेव बने, हर हर महादेव, तो जो पुराने टाइम में एक जो वो रही है, मौनी राय जो रही है, शूटिंग की थी, उससे कागज में लिखवा लिए थे कि तुम ऊट पटांग शूटिंग नहीं करोगी, क्योंकि हमने तुमको देवी पार्वती का रोल दिया है। ऊट पटांग शूटिंग करोगी तो लोग हमारे नाटक से जुड़ ना पाएंगे, कहेंगे गंदी है लड़की। तो लेकिन वो कुछ शूटिंग कर ली रही है, तो इसके चलते उसकी जगह पूजा शर्मा करके फिर उसको पार्वती बनाया गया था। फिर उसने भी अब नाटक में उसका कम रोल रहता रहा तो उसको वो छोड़ दी। उसकी जलता एक आदमी लाए और उसकी शर्ट पहना दी है उसके जैसे कलर का। क्या पहना दी हरिओम? शर्ट। अब बिल्कुल उसके चेहरे की शूटिंग ना करके उसके पीठ की शूटिंग कर ली। किसकी? पीठ की शूटिंग कर लिए। अल्लाह के मिठाई देते दिखा दिया गया कि वो वही मिठाई दे रहा है। पुरानी 10 दिन पुरानी 1 साल पुरानी फ़ोटो और आज की फ़ोटो एडिट कर दी उसी सेकंड में, तो लगा कि बात कर रहा वही, और पीठ का दिखा दिए, तो बात कोई और कर रहा था, तो शूटिंग हो गई उसकी। इस प्रकार से उनकी एक तो परेशानी तो दूर हो गई, और उसको उस आदमी को ढूंढने में बहुत समय लग गया। उस आदमी को ढूंढने में बहुत समय लग गया। इसके बाद वो 1 साल की शूटिंग 1.5 साल इतने में बीत गया। अब होते होते क्या हुआ कि बाद में पानी का सीन दिखाना था। क्या दिखाना था? पानी का। पर पानी का सीन दिखाना था। अब बरसात निकल गई थी, बरसात निकल गई, कहाँ से पानी बरस है। अब पानी जब ना बरसेगा, शूटिंग करना है बरसात, उसमें रोल बरसात का दिखाना है। क्या रोल दिखाना है लोगों का? बरसात का, कि वो बच्चे रो रहे हैं, दुख में हैं, पैसा भी नहीं का, तो वो फिर टैंकर लाना पड़ेगा। टैंकर के लिए फिर बात करनी पड़ेगी नगर ना। अब गांव में कहाँ से टैंकर, गांव में ना, गांव में कहाँ से टैंकर आए? एक टैंकर बस में पानी तो न चलेगा। शूटिंग 2 घंटा चलेगी तो पानी एक टैंकर का बरस के खाली हो जाएगा। नल थोड़ी करना है कि वो टैंकर 10 दिन तक चली। बरसात दिखाना है कि एक यहाँ से टपकी, हों से टपकी, हों से टपकी, हो तो आधा घंटा में खाली हो जाएगा। क्या? तो एक टैंकर की शूटिंग की जगह 10 टैंकर का पानी चाहिए। तो उनके पास टैंकर का पानी नहीं था, तो पानी की शूटिंग करने के लिए कई सारे बौछार वाला सिस्टम बनाया गया। तो इसकी शूटिंग करने के लिए पैसा नहीं था उनके पास, तो पैसा नहीं था। अक्टूबर का महीना आ गया था, तो शरद ऋतु में लड़की को भीगते दिखाना था, उसकी बहन को दौड़वाना था, भीगते पानी में रोते दिखाना था कुछ भी। तो उसी टैंकर का पानी, पैसा भी नहीं था, तो किसी तरह से तकना पड़ गया उनको कि बरसात आ जाए। क्या? बरसात आ जाए। जब बारिश में जब भीग दिखाया गया शरद ऋतु में, तब जाके उस फिल्म की शूटिंग कुछ हुई। इसके बाद धीरे धीरे उनका मन जो रहा, लगा कि अब ये फिल्म शूटिंग पूरी ना हो पाएगी। ऐसे करते करते 1 महीना लग गया। अच्छा, एक कमरे में शूटिंग हो रही थी, तो कमरे में शूटिंग हो रही थी। शूटिंग करते करते आधी शूटिंग हो गई, एक ठो सांप आ गया। तो एक ठो रिकॉर्डिंग जो करता था आवाज़ वाली, बेचारा डर के मारे उस आवाज़ न निकला। उसका नाम था, क्या नाम था उसका? भूपेन बाबू। तो सांप आ रहा था, डर के मारे वो जहाँ ओके कहना था, तो पता लगा कि शोरगुल सब रिकॉर्डिंग हो गई। तो फिर उसको दोबारा तिबारा ऐसा करके उसमें कई रीटेक लिए गए। जब
तब जाके तब भी उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि अब ये फिल्म रिलीज ना हो पाएगी। तब भी रोध होके करते करते खींचते तानते 1 साल 2.5 साल पूरा कंप्लीट हो गया, तब जाके वो फिल्म रिलीज हुई थी पाथेर पांचाली। उसमें भारत में एक अवार्ड मिला था, भारत रत्न मिला है बाद में, और उसी फिल्म के डायरेक्टर को मिला है, उनका नाम था सत्यजीत राय। सत्यजीत, हाँ यूट्यूब में सर्च करोगे उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड। पूरे विश्व का बहुत बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। पूरे विश्व में हॉलीवुड फिल्मों का अवार्ड है असल में, पर उसमें पूरे विश्व की फिल्मों को बुलाया जाता है। क्या पूरे विश्व की फिल्मों को बुलाया जाता है। ये जो हमारे देश के कुछ लोग हैं, हमारे देश के लोग कुछ जूरी मेंबर बने हैं उस ऑस्कर अवार्ड के, तो अपने फिल्म को मनचाहा हिंदी फिल्मों को भेज देते हैं। अच्छी फिल्म नहीं रही तब भी भेज देते हैं कि ले जाओ, लगान वान को भेज दी, जबकि लगान वान से अच्छी तमिल में इतनी सारी फिल्में बन चुकी हैं कि सबसे बेस्ट फिल्म बनती हैं कहाँ, तमिल में। उनकी पुरानी कहानी उठाओगे, वैसे चोटी वाली फिल्म देखो दीपांशु, चोटी वाली, वो सब तमिल में बना चुकी हैं, तमिल तेलुगु में। अरे जब कोई लड़की को छुएगा तो उसकी टिंगी नहीं उड़ जाती। हाँ, अपना अपना नसीब। तो सुनो, वो जो जितने हीरो हीरोइन है ना, जो पुरानी कहानी अपने बॉलीवुड की जितनी कहानी बनती है, सुनो, वो सिंघम फिल्म है, वो सिंघम फिल्म है, सूर्या S1 सूर्या S2 इन सब फिल्मों की रीमेक बनी है। तो वांटेड हो, सलमान खान की अधिकतर कम से कम 20 फिल्म उठा लो, सब तमिल की फिल्में हैं। आप पुराने से बन रही है, आज की डब ना हो है, पुराने से करके रीमेक करके बनाया जा रहा है। तो तमिल तेलुगु साउथ इंडियन की फिल्म अभी 6 महीने में, आज से 6 महीने में, सुनो हर्षित, आज से 6 महीने में साउथ इंडियन की करीब 6300 करोड़ 6300 करोड़ कमाई की हमारे भारत ने कमाई की फिल्मों से। 5000 केवल साउथ इंडियन फिल्म कमाई करी। कितने? 5000 करोड़ केवल साउथ इंडियन फिल्म की कमाई करी है। KGF जो रिलीज हुई है, और ये पुष्पा 5000 करोड़ केवल इन फिल्मों ने कमाया है अभी हाँ 6 महीने में। अभी लाल सिंह चड्ढा, उसके पेट में पलक बोली कि ये काम मैं नहीं करती, अब जो है अदिति नाम की डॉक्टर ये काम करती है, वो अभी कर रही है, मैं डॉक्टर वाला काम छोड़ दी हूँ, तो अब अदिति को दिखवा लो। तो अदिति के पास ले गई, तो अदिति नाम की डॉक्टर बोली कि तुम्हारी बिटिया के पेट में जो बच्चा जन्म लेने वाला है, तो वो जिस बच्चादानी से घिरा है उस मांस के गुच्छे को अपरा कहा जाता है। तो माँ के पेट में जितना, हाँ, माँ और बच्चे के पेट में जितना मांस है, माँ और बच्चे के अलावा, बच्चादानी और बच्चे के अलावा जितना मांस यहाँ दिखता है, रस्सी वस्सी, नाभि से, नाभि जो बता रही है, तो बच्चे की नाभि और माँ की नाभि अंदर से ये रस्सी से जुड़ी है। तो हाँ, तो जितना मांस जुड़ा है ये पूरा, इसको अपरा कहा जाता है। तो वो बोली कि अंतःस्रावित क्या है, क्या? तो वो बोली कि बच्चा सुसु भी करता होगा, माँ के पसीना भी बच्चे को छूटता होगा, कुछ तो होता होगा, तो स्रावित होते हैं कण शरीर से। क्या? तो अपरा जो है क्या काम करती है, वो बच्चादानी और जो नस है वो क्या काम करती है, बिल्कुल नस। मान लो अदिति से वो डॉक्टर पूछा, अदिति नाम के डॉक्टर से वो औरत बोली कि मेरी बच्ची को भी समझा दो उसी तरह। वो औरत बोली कि मैडम जी मेरी बिटिया भी को यही चीज़ समझा दीजिए, क्योंकि वो डरती है इन चीज़ों से, क्योंकि उसको भय लगता है कि कैसे बच्चे जन्म लेगा, कैसे शरीर में वो दर्द होगा, कहाँ से कैसा सभी संभावनाएं बनेंगी, तो इसको समझा दीजिए। बहुत डराती है कि बच्चा जो जन्म लेने वाला है, बहुत भयभीत हो रही है कि कैसा सहेगी, कैसा माँ बनेगी। तो वो बोली कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली कि इस नस से क्या फ़ायदा है, इस मांस से। तो अदिति समझाई उस बिटिया को कि पोषण पहुँचता है। क्या पहुँचता है? माँ जितना भी खाएगी, माँ चावल दाल माँ खाती है, बच्चा तो ना खाएगा। जो बच्चा है गर्भाशय में, बच्चा भोजन ना करेगा, तो माँ खाएगी चावल, माँ खाएगी दाल। सुनो, वो अदिति बोली कि जितना भी माँ खाती है, माँ जितना भी चावल दाल रोटी सब्जी जो भी खाती है, तो माँ खाएगी
सुनो, तो माँ चावल दाल जितना भी खाती है, तो माँ चावल दाल जब खाती जाएगी तो माँ के पेट में वो चावल दाल जब पच जाएगा, माँ की छिछ सब चली, माँ छिछ सब कर लेगी, तो माँ के अंदर जो ऊर्जा बनेगी तो वही नस से, वही रस्सी से माँ के अंदर की जितनी ऊर्जा है, फ्रक्टोज के रूप में, ग्लूकोज के कण के रूप में, वसा के कण के रूप में, विटामिन के कण के रूप में, जल के कण के रूप में, इस रस्सी से बच्चे के अंदर वही एनर्जी पहुंच जाती है। जैसे हाँ, अब माँ जो बच्चा सांस लेता है, जो बच्चा सांस लेता है, जो बच्चा FART फार्ट करता है, जितनी भी बच्चा सांस लेता है जो, तो इसी माँ ले रही नाक से सांस, तो माँ कौन ले रहा है, माँ ले रही नाक से सांस, पर बच्चे के अंदर इस रस्सी से सांस गुजरती है। श्वसन कहाँ होता है, बिल्कुल, तो गैस का CO2 बस O2 माँ ले रही है, नाक से सांस ले रही नाक से, और बच्चा के अंदर वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है, इस रस्सी से पहुँचती है। और जब बच्चा ऑक्सीजन के अलावा CO2 छोड़ता है, तो बच्चा नाक से ना छोड़ता है ऑक्सीजन, बच्चा नाक से ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, बच्चा अपने उसी नाल से ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा। तो बच्चा कहाँ से ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान करता है, नस से, नाक से नहीं करता, नाल से करता है। और बाद में जब बच्चे को सुसु जब लगता है तो अपने लिंग से सुसु नहीं करता, बच्चे का जितना भी अंदर कचड़ा वचड़ा उत्सर्जित पदार्थ जो बनता होगा, अपशिष्ट पसीना वसीना, तो बच्चे की चमड़ी से नहीं निकलती पसीना, बच्चे की चमड़ी से सुसु वाले कण नहीं निकलते, वो सब रस्सी से सुसु वाले, पसीना वाले, नाखून जितना भी गंदगी का कचड़ा पचड़ा जो भी होता होगा उत्सर्जित पदार्थ, वो नाल से माँ की गोदी से जाता है, फिर माँ के मल से, माँ के नाक माने शरीर से ऑक्सीजन CO2 जो रूप में भी वो होता रहता है। तो उत्सर्जन पदार्थ, नाइट्रोजन पदार्थ जितना रहेगा माँ के रस्सी से ही आना जाना होता है। और जो बच्ची पूछी बकेली की बिटिया आती से बोली तो बच्चे कैसे पेट में सुरक्षित रहता है, तो वो बोली कि माँ के अंदर खून जितना अच्छा बनेगा, एंटीबॉडी जो बन जाती है, तो वो रस्सी से पेट के अंदर जाके उसकी क्या करती है, रक्षा, वो क्या करती है, रक्षा करती है। तो अदिति के पास से जहरा की एक लड़की आई, अब वो बोली कि मैडम जी मद चक्र आर्त चक्र क्या है और हमको समझा दीजिए। तो वो बोली 36 वो बोली कि मद चक्र या आर्ता चक्र या पीरियड, देहातिया भाषा में पीरियड बोल देते हैं, MC बोल देते हैं, देहातिया भाषा में क्या बोलते हैं, MC या पीरियड उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो वो उस टाइम पर वो औरत बोली, बिटिया बोली कि मैडम जी ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, वो बोली मैडम जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो वो बोली, अदिति उसको समझाए कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे अंदर स्त्री वाले लक्षण तभी आएंगे जब ये सब क्रियाएं होंगी, क्या, जब ये क्रियाएं होंगी, अन्यथा तुम्हारे अंदर ये घटना न होगी तो तुम्हारे अंदर लड़कियों वाले लक्षण नहीं आएंगे। तो तुम अपने वो अदिति से पूछी कि मैडम जी ये पीरियड क्या चीज़ है, तो वो बोली कि इसको आर्ता चक्र या इसी को ही मद चक्र भी बोलते हैं, इसी को ही ऋतुस्राव, इसी को ही रजोधर्म, इसी को ही पीरियड, इसके 7-8-10 नाम है करीब। तो बोली कि ये इससे कोई दिक्कत नहीं, तो बोली कि नहीं, इससे शरीर में कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है। वो औरत, वो बिटिया पूछी ज़ाहिरा वाली कि इससे शरीर में ये कौन कराता है, तो बोली कि शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, इनकी वजह से होता है। तो लड़की पूछी कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो अदिति समझाई कि दिमाग में एक हार्मोन्स होता है, पीयूष ग्रंथि होती है एक, वहाँ से एक नमी बनती है पीयूष ग्रंथि में। तो बोली कि वो पीरियड का देखती है, तो बोली कि वो तो दिमाग में होता है, फिर वो कमर के नीचे कैसे कर लेती है। तो अदिति बोली कि वो दिमाग से उसकी नस शुरू होती है, उसकी नस कहाँ शुरू होती है, दिमाग से। तो दिमाग में ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो वो जो ग्रंथि रहती है, वो मांस का गुच्छा रहता है दिमाग में, तो मांस का एकदम गुच्छा बना रहता है, उसमें से एक नमी बनती है। वो नमी क्या करती है, औरतों के पीरियड को देखती है, उसका काम क्या होगा, नियमन करना,
कंट्रोल करना। हाँ, तो अदिति से पूछे कि कौन सा नामी निकलती है, तो अदिति बोली कि उसमें कई तरह की नामी निकलती है पर एक FSH नामी निकलती है। तो FSH नामी का मतलब क्या है, तो बोली कि उस FSH नामी को, हाँ, FS हार्मोन्स कहते हैं, उसी को ही फॉलिकुलर मुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। तो वो और लड़की पूछी कि एक है नमी निकलती है क्या, तो अदिति बोली कि उसी दिमाग में एक और नमी बनती है, उसी ग्रंथि में एक और, हाँ, ग्रंथि बनती है, उसको क्या बोलते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, जिसका काम है कमर के नीचे वाले हिस्से में उसको। हाँ, अब वो अदिति से वो औरत लड़की बोली कि सजारा वाली लड़की अदिति से पूछी कि पीरियड तो कमर में होता है पर हार्मोन्स दिमाग से निकलता है, तो वो बोली कि दो हार्मोन्स दिमाग से निकलते हैं, दो हार्मोन्स कमर से ही निकलते हैं। तो कमर, हाँ, तो अदिति से पूछी कि कमर वाले कौन से हार्मोन्स हैं, तो वो बोली कि कमर के जो दो हार्मोन्स होते हैं, एक तो हार्मोन्स को बोलते हैं अंडाशय हार्मोन्स में, एक को बोलते हैं FSH हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बोलते हैं कमर वाले को। कमर वाले क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है कमर में, और एक तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है कमर के पास, अंडाशय में। हाँ, अंडाशय पर कितने हार्मोन्स होते हैं, 2। कमर के पास अंडाशय में कितने हार्मोन्स होते हैं, 2। एक का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो बोले कि प्रोजेस्टेरॉन कैसे बन जाता है, तो अदिति बोली कि वो दिमाग से जो शुरू होता है हार्मोन्स, FSH वाला, दिमाग वाला जो हार्मोन्स रहता है FSH, कमर वाले हार्मोन्स एस्ट्रोजन को उत्तेजित करा देता है। पीरियड किसी लड़की में 28 दिन में ही होता है, किसी लड़की में 29 दिन भी हो जाते हैं तब होता है, किसी में 32 दिन में भी होता है। हर महीने जरूरी नहीं है कि बिल्कुल टाइम में ही हो, किसी लड़की का हर 10 दिन बढ़ जाता है, किसी बिटिया का, किसी औरत का 5-5 दिन आगे पीछे भी हो जाते, कभी कभी 1 दिन पहले भी हो जाता है। एक अंदाज़ा लिखा है 28 दिन। अब उन्हीं 28 दिनों में जैसे ही पीरियड जिस दिन स्टार्ट हुआ, आज अगर दोपहर में हुआ है तो आज से ही 1 दिन गिना जाता है, आज से ही 1 दिन गिना जाता है, फिर कल दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, चाहे रात को अगर 11 बजे हुआ है, 12 बजे, तो उसी टाइम से उसको गिना जाता है, जितने टाइम होगा उसी टाइम से उसको गिनना पड़ता है। तो ये 4-5 दिन का अंतराल में वो उस योनि से रक्तस्राव, बच्चादानी की जो प्रक्रिया है बनने की, वहाँ से खराब रक्त वाहिनियाँ, मांस के कण योनि से निकलते रहते हैं। उस टाइम पर औरतों को असहनीय दर्द होता है, चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, गुस्सा बहुत आएगा उस टाइम में, और किसी काम में मन नहीं लगता है, पढ़ाई लिखाई सब फालतू लगने लगेगी, माने किसी चीज़ में मन ही नहीं लगा करता है, और उठने बैठने में, चलने में, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उम्र से चालू होता है ये 7वीं 8वीं से किसी का शुरू हो सकता है, किसी का 10वीं से, किसी 11वीं, किसी के 12वीं, किसी की 23, 24 साल तक के हो जाती हैं, तब भी नहीं शुरू होता है, किसी का लेट शुरू होता है, इलाज कराने से फिर आ जाता है। तो उस उम्र से वो शुरू होता है, और उसी 5 दिन के बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उनको 1-2 दिन पहले बाल धोना पड़ता है। बाल धोने के बाद वो स्वच्छ हो जाती है, तब भी थोड़ा थोड़ा उस जगह से खून की नमी बूंद निकलती रहती है। फिर वो कुछ पैड वैड आते हैं, स्टेफ्री, विस्पटी में जो ऐड दिखाता है, उनको उन जगह पर पहना जाता है, तो वो उस रक्त को सोखती रहते हैं। फिर उसको जब 5 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके कुछ दिन बाद वो सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन 7-8 दिन तक करना ही नहीं चाहिए। उसमें वेदों में छापा है, वात्सायन ऋषि ने लिखा है कि जो व्यक्ति पीरियड के उसी अंतराल में सेक्स किया होगा, अगर माने, तो उस टाइम पर महापाप का भागी बनता है, ऐसा उसमें लिखा है। वात्सायन ऋषि और कुछ ऋषि मुनियों ने अपने उसमें लिखा है। तो कुछ किताबों में पूरा ऐसा वर्णन है, और बड़ी अच्छी भाषा में लिखा है, उलपटक भाषा में नहीं है, कि गर्भ धारण करने की प्रक्रिया है। जब 7-8 दिन हो जाते हैं तो उस टाइम पर उनके अंदर अंडाशय में अंडाणु अच्छे मजबूत हो जाते हैं। तो हाँ, तो 7-8 दिन बाद से वो बनने लगते हैं। तो कोई धोखे से 7 दिन में कर दिया, 8 दिन में कर दिया, 9 दिन में सेक्स कर दिया, पुरुष के शुक्राणु अंडाणु से मिल गया अगर, तो अगर 6 सम संख्या में मिलता है, 6-8 दिन किया, 10वां दिन किया, 12वां दिन किया, 14वां दिन किया, 16वां दिन किया, उस टाइम पर अगर संभोग कार्य होगी,
करेगी वो लड़की या स्त्री, तो जो संतान पैदा होगी 6वें दिन की थोड़ी ज़्यादा खराब होती है, बहुत हरामखोर संतान पैदा होती हैं शुरुआत के दिनों में। अगर 8वें दिन की करेंगे थोड़ा कम हरामखोर, फिर ज़्यादा बहुत चंडाल व्याभिचारिणी, हाँ जो बिटिया पैदा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर उस कम समय में किएंगे तो जो पैदा होगी बहुत उलपटांग लक्षण होंगे उसके। वो माने वो कुल का क्या करती हैं, क्या कर सकती हैं, नाम बदनाम करती हैं। और वो हाँ नहीं तो कम दिनों में जो की जाती हैं 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर में होता है जो, तो उस टाइम पर जो सेक्स करने पर जो संतान पैदा होगी तो बहुत चंडाल पैदा होती है, उसे माने हर लक्षणों के अंदर उलपटांग वाले होने का डर रहता है। और सुनो, विषम दिन में लड़के और सम दिन में करने पर लड़कियां पैदा होती हैं। माने जैसे एक दिन बोला ना, आज एक दिन कल 2 दिन, ये सम विषम वाली बात हो रही है कि 1, 3, 5 ये वाली रात्रियों को विषम रात्रियां, और दूसरी वाली बची जो सम रात्रियां। तो सम, हाँ तारीख नहीं, वो लड़की के जिस दिन पीरियड हुआ है उस दिन को एक बोलना है, तारीख कैलेंडर को ना देखना है, वो उसको एक गिनना है, मतलब किस दिन करना चाहिए। हाँ तो वही तो सुनो वो सब पालन नहीं हो पाता। ये सब ऐसी चीज़ें हैं श्री राम, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि इनका जब वो टाइम आता है तो इस भूल जाता है, किसी को याद सब रहता नहीं है, पर संभावना यही है कि इस चीज़ का पालन करना चाहिए। तो और जैसे 10, 12 जितना अच्छा होगा फिर संतान अच्छी पैदा होती है, अच्छी हष्ट पुष्ट शक्तिशाली, भविष्य में कुल का मान बढ़ाएगी और संतान ऐश्वर्यशाली सौभाग्यशाली, लक्ष्मी आएगी, ऐसा करके कई सारे उसके क्या रहती हैं कि मन जितना दिन बढ़ती जाएगी। तो 16वां दिन तक उसको अच्छा मानेगा, फिर 17वां दिन के बाद बगैर कंडोम के भी सेक्स करेंगे तब भी बच्चा पैदा नहीं होता। 17वां दिन 16वां 17वां दिन तक करेंगे।